नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जल, वायु और पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है। एक शिक्षक कक्षा 5 में जल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करता है। इस समूह चर्चा को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? पहला कथन कह रहा है सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना। दूसरा कथन कह रहा है बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना। और फिर तीसरा कथन कह रहा है प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन करना। और चौथा कथन कह रहा है शिक्षार्थियों को जांचना। तो इन दिए हुए कथन में से हमारा पहला कथन सही हो जाएगा कि सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य है। और दूसरा कह रहा है बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। अतः दिए हुए प्रश्न में से कथन 1 और 2 ऑप्शन नंबर 4 में है, अतः ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? पहला विकल्प कह रहा है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। दूसरा विकल्प कह रहा है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। और तीसरा कथन कह रहा है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना और किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिलवाना। तो इन दिए हुए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। पहला कह रहा है विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। दूसरा कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। तीसरा कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। और चौथा विकल्प कह रहा है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? पहला कह रहा है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिखवाना। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। और तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों से कहना है कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अभ्यास करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। और चौथा विकल्प कह रहा है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो दिए हुए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछता है? क्या मृदा में वायु है? या फिर क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है इस प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके? पहला ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल, दूसरा है चिंतन कौशल, तीसरा है संवेगात्मक कौशल और चौथा है अवलोकन कौशल। तो इस प्रकार के प्रश्न करके शिक्षक जो है चिंतन कौशल का विकास करना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भूमि के स्कूल में प्रत्येक शनिवार को बीमारियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज उन्हें प्रदूषित जल से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में बताया गया। आप अभी निम्नलिखित में से प्रदूषित जल से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। पीलिया, जुकाम, घेंघा, लकवा। इन दिए हुए विकल्पों में से प्रदूषित जल से होने वाली बीमारी को हमको छांटना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा पीलिया बिल्कुल सही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पीलिया जो है एक प्रकार का प्रदूषित जल से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इन दिए हुए विकल्पों में से समताप मंडल जो है यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है मंडल की परत है, अतः ऑप्शन नंबर 2 समताप मंडल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है, इसके बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन को बताइए। इन 4 दिए हुए विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन-सा कथन गलत है, हमको उसको बताना है।
पहला कथन कह रहा है यह पेड़ पौधों के भोजन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है वायु में इनकी मात्रा जो है 0.03% है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह 0.03% ही है। अतः ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सही कथन है। तीसरा कह रहा है यह गैस पृथ्वी को गर्म करने में मदद नहीं करती है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का विशेष महत्व होता है पृथ्वी को गर्म रखने पे। चौथा कह रहा है इसकी अधिकता से पृथ्वी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है कि अधिकता से पृथ्वी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। अतः कथन 1, 2 और 4 कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित हैं और कथन 3 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सही कथन नहीं है। अतः हमारा इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है अनु जब ताजमहल घूमने गई तो वहां पर गाइड ने उसे बताया कि कुछ सालों पहले अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग उड़ने लगा था। जब इमारतों या भवनों का रंग उड़ने लगता है या वे गलने लगते हैं तो इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? त्वचा कैंसर, स्टोन कैंसर, लकवा या फिर रंग कैंसर। तो जब इमारतों या भवनों का रंग उड़ने लगता है तो इसे हम स्टोन कैंसर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अधातु के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन कह रहा है अधातुएं सामान्य तापमान पर तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। दूसरा कथन कह रहा है आयोडीन चमकीली धातु है। और तीसरा कथन कह रहा है इन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है। और चौथा कथन कह रहा है इनका घनत्व तो बहुत कम होता है। तो धातु के बारे में दिए हुए चारों कथनों में से ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा कि इन्हें खींचकर तारों में बदला नहीं जा सकता है। अतः ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है सुमन ने अपनी शिक्षिका से पूछा कि जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं वो कैसे बनते हैं। तो उसकी शिक्षिका ने बताया कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जिसके संगठन में कुछ धातुएं मिली होती हैं। आप बताइए निम्न में से वो धातुएं कौन सी हैं जिसके संगठन से स्टील का निर्माण होता है? कार्बन और लोहा, लोहा निकिल और क्रोमियम, तांबा और टिन या फिर टिन और सीसा। तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि लोहा निकिल और क्रोमियम के संगठन से ही हमारे स्टील का निर्माण होता है। अतः ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है टमाटर में तथा सिरका में क्रमशः कौन से अम्ल पाए जाते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल जो है उसे ऑक्ज़ैलिक अम्ल कहते हैं और सिरका में पाया जाने वाला अम्ल जो है एसिटिक अम्ल कहलाता है। तो देखिए ऑक्ज़ैलिक और एसिटिक अम्ल किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में ऑक्ज़ैलिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मोहित के विज्ञान के शिक्षक ने कक्षा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया। निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक परिवर्तन को छांटिए। मोहित के विज्ञान के शिक्षक ने कक्षा में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न में दिए हुए उदाहरण में से हमें भौतिक परिवर्तन को छांटना है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। पटाखों का फटना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, अतः यह हमारा ऑप्शन होगा नहीं। बल्ब का जलना ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बादलों का बनना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अतः भौतिक परिवर्तन से संबंधित हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 1, 3 और 5। देखेंगे कि इस विकल्प में 1, 3, 5 एक साथ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पटाखों का फटना, कागज का जलना, दही का जमना, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आटे में से चोकर और रेत में से कंकड़ पत्थर किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? हस्तचयन द्वारा, चालन द्वारा, थ्रेशिंग द्वारा या निष्पावन द्वारा। तो आटे में से चोकर और रेत में से कंकड़ पत्थर जो है हम चालन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है किस सागर में खारापन बहुत अधिक है जिसमें कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से तैर सकता है? लाल सागर में, मृत सागर में, कैस्पियन सागर में या भूमध्य सागर में। इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं या कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि सामान्यतः धातुएं जो होती हैं इनकी प्रकृति तन्य होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड।
तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आम को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो एक गिलास पानी में यदि हम चुटकी भर नमक घोल दें तो जल का जो स्तर है वह एक समान रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? नारियल का तेल, नारियल का पानी, पारा या सोडियम क्लोराइड? तो विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को सोडियम क्लोराइड पदार्थ लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में या फिर वस्तु की पहचान करने में? तो कार्बन डेटिंग विधि का जो प्रयोग किया जाता है वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन में जो प्रयुक्त रसायन है वह सिल्वर आयोडाइड है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप है वह शुष्क बर्फ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर या भार पर? तो एक विलेय का विघटन दर जो है यह तापमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, वाष्पीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी रहेगी? पहला ऑप्शन कह रहा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होने पर। दूसरा कह रहा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है इस स्थिति में। या फिर सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है इस स्थिति में। या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने की स्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों की कमी होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वह सबसे धीमी होती है। अतः ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, या फिर ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों में ज़्यादा नमकीन है, या ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है? तो मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों में सबसे ज़्यादा नमकीन है, सबसे ज़्यादा खारा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, या फिर साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है, या फिर नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है? तो नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। इसलिए तैरता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व जो होता है यह साधारण पानी की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सामान्य बातचीत का डेसिबल कितना होता है? तो सामान्य बातचीत का डेसिबल जो होता है यह 60 डेसिबल होता है। 60 का डेसिबल जो होता है यह 30 डेसिबल होता है। अगला कह रहा है, व्यस्त यातायात का डेसिबल कितना होता है? तो व्यस्त यातायात का डेसिबल जो होता है यह 17 डेसिबल होता है। और अकर्णीय ध्वनि जो होती है, असहनीय ध्वनि जो होती है, इसका डेसिबल जो होता है यह 80 डेसिबल से अधिक होता है। तो ये हमारा सही मिलान हो गया। सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल और अकर्णीय ध्वनि जो होता है वह 80 डेसिबल से अधिक माना गया है। तो ये हमारा सही मिलान है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, जल के वितरण का सही मिलान कीजिए। महासागरों या समुद्रों में जो जल है उनकी प्रतिशतता कितनी है? तो यह 97% है। अगला कह रहा है, बर्फ के रूप में जो जल है उनकी मात्रा कितनी है? तो बर्फ के रूप में जो जल है उनकी मात्रा 2% है। और जो भूमिगत नदियाँ और झील आदि हैं इनकी प्रतिशतता कितनी है? तो इनकी प्रतिशतता 1% है। तो ये हमारा सही मिलान हो जाएगा। महासागर और समुद्रों में जल की मात्रा कितनी? 97%। बर्फ के रूप में जल की मात्रा कितनी? तो 2%। और भूमिगत नदियाँ और झीलों की जो मात्रा है जल की
वह 1% है, तो ये हमारा सही मिलान हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो जलवायु और पदार्थ से संबंधित प्रश्न रहे, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।